एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एस्पायरेंट्स, हरियाणा के इतिहास में आज हम करेंगे सूफी मत और भक्ति आंदोलन। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं बचे हुए वो सारे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि हरियाणा का इतिहास से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो क्लास आज कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले हम 3 क्लासेज लगभग कर चुके हैं और आज चौथी क्लास में ये सेकंड चैप्टर हम ख़त्म करने वाले हैं इस सीरीज़ का। और क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नीचे। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर हरियाणा जीके के अलावा और भी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। कम से कम 50 से ज़्यादा पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी आपको। एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। हरियाणा जीके के तो हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास और फटाफट से ये बचे हुए 100 के तकरीबन क्वेश्चन हैं वो सारे हम कंप्लीट फटाफट से कर लेते हैं ताकि हरियाणा का इतिहास जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर वो ख़त्म हो जाए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट। और क्वेश्चन है, कौन सी जगह संत सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है? यानी कि संत सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? यमुनानगर, फरीदाबाद के सीही, पानीपत में समालखा या फिर अम्बाला में? तो संत सूरदास का जन्म हुआ था सीही गांव में जो है फरीदाबाद के अंदर। इसमें डिटेल में दिया है, सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती और सूरसावली। यानी कि सूरदास की जो प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं उसमें है सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती और सूरसावली। ये सारी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 162। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत की तीनों लड़ाई हम अच्छे से जान चुके हैं। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। और जो तीसरी युद्ध हुआ 1761 में ये हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठा हार गए थे और मराठा का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा चुका 2-3 बार। एक जो पेपर ग्राम सचिव का एक बार पहले कैंसिल हो चुका था एक पेपर, उसमें भी पूछा गया था ये कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल सम्राट था उसके बीच में और नादिर शाह के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? करनाल की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई या फिर हिसार की लड़ाई? तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में वो हुई थी करनाल की लड़ाई। ये ध्यान रखना, करनाल की लड़ाई, जो करनाल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता है, ध्यान रखना, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 के काल में। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था इस पर? 1739 में। और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ धन के साथ साथ कोहिनूर तथा म्यूर सिंहासन भी ले गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नादिर शाह ने कोहिनूर या फिर म्यूर सिंहासन किस राजा से लूटा था? तो वो लूटा था मोहम्मद शाह से। कौन सी लड़ाई थी? वो करनाल की लड़ाई थी 1739 में। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी। इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको सारा कुछ इसमें ध्यान रखना है। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? यानी कि 1756-57 में हरियाणा पर पूछा है, इसमें ध्यान रखना। हरियाणा पर किसका नियंत्रण था? मुगलों का, मराठों का या सिखों का? तो हरियाणा पर जो नियंत्रण था वो था मराठों का। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य मराठाओं के नियंत्रण में था। 1756-57 में मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इसमें अफगानी सेना विजयी हुई थी। इस विजय ने उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और नियंत्रण को प्रभावित किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तब तक हरियाणा पर मराठों का अधिकार था 1761 तक। तो 1756-57 में किसका अधिकार था? मराठाओं का अधिकार था हरियाणा के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ ली पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। इसमें पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? सलारगंज गेट,
काबुली बाग, कोस मीनार या फिर काला अम्ब। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित जो स्थल है वो है काला अम्ब जिसको बोलते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़े। काला अम्ब एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यह स्थान पानीपत शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था, सदाशिवराव भाऊ जो है वो हार गए थे इसमें। तो ध्यान रखना, काला अम्ब पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो स्थानेश्वर जो मंदिर है महादेव का, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वो जो करवाया था सदाशिवराव भाऊ जो मराठा शासक थे, उन्होंने स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, मराठा शासकों के द्वारा करवाया गया था। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है। इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने विजय की कामना करते हुए यहाँ भगवान शिव की पूजा करी थी। पांडवों के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। पुनर्निर्माण करवाया था मराठा जो है सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने करवाया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? यह था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और इस युद्ध में एक नई चीज़ है जो हमने पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है, एक एसएससी में पूछी गई थी एक बार, ये कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में इब्राहिम खान गारदी ने तोपखाने का नेतृत्व किया था। इब्राहिम खान गारदी ने तोपखाने का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में महाराजा सूरजमल ने मराठा सैनिकों को आश्रय प्रदान किया था। महाराजा सूरजमल जो थे, इन्होंने मराठा सैनिकों को आश्रय प्रदान किया था जब ये हार चुके थे तब। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो वो मराठा कौन था? वो था इब्राहिम खान गारदी। इसी वजह से मराठा हारे थे। मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गारदी था। ठीक है। इसके बाद यह है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया? मराठा जब हार गए थे तो वो किसने शरण दी थी? तो वो थे राजा सूरजमल। राजा सूरजमल ने मराठा सैनिकों को अपनी शरण दी थी जब वो तीसरा जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ, जब वो हार गए थे उस समय की बात है ये, सूरजमल ने। अगला है, किस शासक और रियासत का मिलान गलत है? यानी कि कौन सा शासक किस रियासत का है, उसमें से गलत है कौन सा? देखो, अब्दुल रहमान खान ये झज्जर से सही है, अहमद अली ये फर्रुखनगर ये भी सही है, राजा नारसिंह बल्लभगढ़ ये भी सही है, लेकिन जो हसन अली जो खान है बहादुरगढ़ ये इसमें गलत दिया गया है। रोहतक और झज्जर के बीच स्थित दुजाना की रियासत एक फकीर बाबा दुर्जन शाह ने स्थापित की थी। रियासत के तीसरे नवाब दसन अली खान का कार्यालय 1850 से 1857 तक रहा है। ठीक है, यह आपको इसमें ध्यान रखना है। बल्लभगढ़ राजा नारसिंह, फर्रुखनगर अहमद अली और झज्जर का अब्दुल रहमान खान, और जो बहादुरगढ़ का आएगा वो फकीर बाबा दुर्जन सिंह। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और इसके बाद अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ? जब हरियाणा पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो कौन मुगल शासक था? मुगल शासक कौन था जब हरियाणा पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था? अकबर, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर वाजिद अली? तो जब अंग्रेजों ने हरियाणा पर अपना स्थापत्य किया तो तब कौन था मुगल शासक? शाह आलम द्वितीय। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था, उस समय शाह आलम शासक था, मुगल सम्राट। अगला है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पहली लड़ाई हुई थी 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया था, भारत में मुगल आ गए थे, इब्राहिम लोदी हार गया था, लोदी वंश खत्म हो गया था 21 अप्रैल 1526 को। इसके बाद इसमें एक लाइन और दे रखी है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मध्यकाल का जो इतिहास है उसमें पहला शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल में मारा गया था। करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई? ये भी काफ़ी, अभी हमने ऊपर देखा था, करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह को, नादिर शाह जीत गया था। वो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर दोनों लेके चला गया था नादिर शाह, करनाल की लड़ाई जीतने के बाद, ध्यान रखना ये। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, हमने पढ़ चुके हैं इसमें।
यह अगला खालिस्तान निर्णायक था और इससे उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई। कौन सा युद्ध था जिससे उत्तरी भारत में मुस्लिम शासक स्थापित होने लग गए? तो वो था तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की जो दूसरी लड़ाई है वो थी। पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन जो दूसरी लड़ाई थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और भारत में मुस्लिम शासक आ गए थे। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई इसका आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला अम्ब वर्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि कहने की बात यह है कि जो काला अम्ब है ये कहाँ पर है, सीधी बात ये पूछी गई है। तो हमने अभी पढ़ा काला अम्ब कहाँ पर है, पानीपत में। पानीपत से 8 किलोमीटर दूर है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर वार हीरो मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला है, इसमें एक लाइन और लिख रखी है कि तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली शहीद हुए थे, जिसके कारण उनके बहे हुए खून से इस आम का पेड़ काला हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि ये काला अम्ब है। ये काला मतलब काला, अम्ब मतलब आम, काला अम्ब। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन भी यही आएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह पराजय हुई। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीनाथ पंडित के शब्दों में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। यानी कि कौन प्रत्यक्षदर्शी कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने देखी थी? तो वो थे काशीनाथ पंडित। काशीनाथ पंडित एक प्रत्यक्षदर्शी था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई देखी थी। काशीनाथ पंडित ने देखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अफगान शासक था मोहम्मद शाह अब्दाली, इसने मराठा को हरा दिया था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पानीपत की तीनों लड़ाइयों के संबंध में सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध बार बार पूछा गया। पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ? ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है और वो शासक था शाह आलम। 1803 की ये बात है, शाह आलम द्वितीय की बात है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे जो क्वेश्चन है। आज का जो अगला टॉपिक है वो है जॉर्ज थॉमस का हरियाणा, यानी कि 1797 से लेकर 1802 तक। 1797 से लेकर 1802 के बीच का हरियाणा हम पढ़ेंगे। जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासक, जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासक सेकंड टॉपिक आज का, और इससे संबंधित हम सारे क्वेश्चन अब देखेंगे। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज, जिसने हरियाणा पर 1798 में शासन किया, का आवास था, यानी कि जो एक आयरलैंड का शासक था जॉर्ज थॉमस, इसने 1798 में हरियाणा पर शासन किया। ये कहाँ रहता था हरियाणा के अंदर? कौन से महल में रहता था? गुजरी महल। गुजरी महल तो आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो फतेह उसने बसाया था। ठीक है, और फतेह तुगलक ने। ये है जहाज कोठी या फिर शीश महल या फिर लाट की मस्जिद। तो जो जॉर्ज जो रहता था, जॉर्ज थॉमस, वो रहता था जहाज कोठी के अंदर, आयरलैंड का मूल निवासी। आयरलैंड के मूल निवासी और सिरसा तथा रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज शासक जॉर्ज थॉमस ने अपना निवास करने के लिए जहाज कोठी का निर्माण करवाया। यह अपनी अलग स्थिति के कारण समुद्र में एक जहाज की तरह दिखाई देता है, जिसे जहाज कोठी नाम दिया। समुद्र की जो जहाज होती है उस जैसी आकृति होने के कारण इसकी कोठी को जहाज कोठी का नाम दिया गया था। जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड का शासक था, आयरिश नेता था। ठीक है, अगला है जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? जो जींद का राजा था गोपाल सिंह, इनको करनाल में बंदी बना लिया गया था। कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1763 ईस्वी में। सन 1763 ईस्वी में जींद के राजा गोपाल सिंह ने करनाल पर कब्जा कर लिया। 1785 में मराठाओं और करनाल ने खुद को स्थापित कर लिया। हालांकि मराठा और सिखों के बीच झड़पें हुई। 1795 में मराठाओं ने अंततः इसे जींद के राजा भगत सिंह से छीन लिया और इसे जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया। यानी कि 1795 में मराठा ने इसे छीन लिया था और उसके बाद करनाल को राजा भाग सिंह से छीनकर और जॉर्ज थॉमस को इसको सौंप दिया था मराठाओं ने। 1795 की ये बात है। अगला है जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जो आयरिश जो था, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का जो था,
इसने हरियाणा के किस जो आज के क्षेत्र में है उसको अपनी राजधानी बनाया था, किस जगह को? जहाजगढ़, हांसी, टोहाना या फिर रोहतक। तो थॉमस ने अपने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। 1797 में हरियाणा पर जॉर्ज थॉमस का एक कब्जा था। तो आयरलैंड से आए जॉर्ज थॉमस ने हांसी को राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया और यहीं पर बैठकर पूरे इलाके पर शासन चलाया। तो जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड का था, इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ किया गया? यानी कि 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने कौन सा हरियाणवी जिले पर कब्जा किया था? पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी या फिर हिसार? तो इसने किया था हिसार पर। इसकी राजधानी क्या थी? हांसी। ये आपको ध्यान रखना है। 1798 की बात है ये। जहाज कोठी का भी निर्माण इसने ही करवाया था। इसकी कोठी का नाम था जहाज कोठी। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? जॉर्ज थॉमस 1802 में मर गया। 1797 में आया था, 1802 में मर गया था। कौन सी जगह मरा था? ये मरा था बहरामपुर के अंदर। बहरामपुर के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के थे ये। इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1802 बहरामपुर बंगाल में हुई। उसे वहीं दफनाया गया। मार्च जुलाई 1794 में जॉर्ज थॉमस एक सैन्य अभियान के तहत हरियाणा राज्य आए, जिसके तहत उन्होंने हरियाणा के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। परिणामतः उन्हें हरियाणा का पहला आयरिश राज्य माना जाता है। उन्हें झज्जर के जहाजगढ़ किले की स्थापना करी थी। झज्जर के अंदर एक जहाजगढ़ है गांव, और उस जहाजगढ़ किले की नाम जो करा था जॉर्ज थॉमस ने वो बसाया था। और इसकी कोठी का भी नाम जहाज कोठी था, ध्यान रखना। आयरलैंड का रहने वाला था जॉर्ज थॉमस। 1794 में आया था ये। 1802 तक इसने शासक किया। इसकी मृत्यु हो गई थी बहरामपुर बंगाल के अंदर। ये सारी बातें आपको जॉर्ज थॉमस से संबंधित है, सारी बातें आपको याद रखनी है जॉर्ज थॉमस के बारे में। अब जॉर्ज थॉमस के बाद अगला जो टॉपिक है और वो है हरियाणा में आर्य समाज। हरियाणा में आर्य समाज, इससे संबंधित हम अब अगला टॉपिक है, इससे संबंधित अब सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आर्य समाज जो है हरियाणा में कब आया, क्या क्या उन्होंने किया, वो सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा में आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 190 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी आए थे सबसे पहले, तो उन्होंने किस नई चीज़ का उद्घाटन किया था? मंदिर बनाए थे, या फिर धर्मशाला, या फिर दयानंद मठ बनाए थे, या फिर गौशाला? तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहले रेवाड़ी में आते ही गौशाला खोली थी। ठीक है, गौशाला इन्होंने प्रारंभ की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर गौशाला प्रारंभ की। 1873 में स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी आए थे। कब आए थे? 1873 में। दयानंद सरस्वती ने 1875 मुंबई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना करी थी। 1873 में तो आए थे हरियाणा के रेवाड़ी में, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और किसकी प्रेरणा से? स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी? तो इन्होंने करी थी आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की करी थी राजा राम मोहन राय ने। ये आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज एक ईश्वरवाद हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के निर्विवाद अधिकार पर आधारित विचार और व्यवहारों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करी थी। 10 अप्रैल 1875 को स्थापना करी थी, और 1873 में ये हरियाणा आए थे। अब पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके संबंध में पढ़ेंगे, हरियाणा के अंदर क्या रोल रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, उनका हरियाणा के अंदर क्या रोल था। जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ? जींद विद्रोह कब हुआ? 1817, 1814, 1820 या फिर 1834 में? तो जींद जो विद्रोह हुआ था वो था 1814 में। जींद विद्रोह कब हुआ था? 1814 में। जींद विद्रोह 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया। यानी कि जींद विद्रोह किसके साथ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। किसने शुरू किया? राजकुमार प्रताप सिंह ने। इसका मुख्य कारण 1813 में राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने रानी सोबराई को नियुक्त किया। बात क्या है कि 1813 में जो जींद के राजा थे, राजा भाग सिंह, उनको लकवा हो गया था। उसके बाद जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने रानी सोबराई को नियुक्त कर दिया था वहाँ पर।
सोबराई को रानी बना दिया था। इस वजह से राजकुमार प्रताप सिंह के द्वारा जींद विद्रोह किया गया था। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में किस वर्ष आया? यानी कि हरियाणा के ऊपर ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने कब शासन किया? किस वर्ष सबसे पहले कंट्रोल में आए? 1803, 1600, 1777 या 1781? तो आए थे 1803 के अंदर। वर्तमान हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था और 1832 में यह क्षेत्र तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। 1858 में यह क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बना। हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था? 1858 में, ध्यान रखना। 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था, ये ध्यान रखना। और अंग्रेजों ने कब कंट्रोल किया था? 1803 में। अगला है अम्बाला में ब्रिटिश छावनी की स्थापना कब की गई? अम्बाला के अंदर ब्रिटिश जो कैंट है उसकी स्थापना कब की गई? 1843, 1947, 1905 या फिर 1931? तो वो की गई थी 1843 में। अम्बाला छावनी भारत के हरियाणा राज्य के अम्बाला शहर में स्थित है। इस छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। यह वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सा उपकरणों का निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। यह निकाय वर्ष 2006 में छावनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित है और इसका मुख्य कार्यालय रेड क्रॉस रोड दिल्ली में है। कब हुई था? फिर यह आया था 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 195 क्वेश्चन है 195 में 1809-1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो हरियाणा पर उस समय कब्जा किसका हो गया था? 1803 के बाद अंग्रेजों का। 1803 के बाद हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का। तो समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ये ध्यान रखना। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप सतलुज नदी को ब्रिटिश राज्य और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय किया गया। यानी कि सतलुज नदी के पूर्व का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन, जिसमें हरियाणा, यानी कि जो सतलुज नदी थी उसको बीच का हिस्सा माना गया था और उसके नीचे की साइड का जो एरिया था वो अंग्रेजों का था, ऊपर की साइड महाराजा रणजीत सिंह का था। ये हुआ था अमृतसर की संधि में, जो 1809 में हुई थी। तो इसलिए हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार आ गया था। अब पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित सारा कुछ पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में हरियाणा का क्या प्रभाव पड़ा और हरियाणा का क्या योगदान था। क्वेश्चन 196 है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? यानी कि राव तुलाराम जो थे वो रेवाड़ी के रहने वाले थे और इन्होंने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ जो सारे अहीर थे वो मिल गए और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ युद्ध करा था राव तुलाराम ने। तो वो युद्ध कहाँ से किया था इन्होंने? यानी कि इन्होंने कहाँ पर ये तीनों राजा मिले थे, राव गोपाल देव, राव धन सिंह और राव तुलाराम? अम्बाड़ा, रोहतक, झज्जर या फिर नसीबपुर जो नारनौल के अंदर है? तो वो मिले थे नसीबपुर के किले में जो नारनौल के अंदर है। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को नसीबपुर किले में एकत्रित किया, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। इसमें लगभग 5000 से अधिक सिपाही शहीद हो गए थे। 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। नसीबपुर का किला में इन्होंने एकत्रित किए थे सारे राव तुलाराम जी ने। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? भाई जो हरियाणा के जो वीर थे वो हार गए थे 1857 की क्रांति में। कारण क्या था उसका? अन्य रियासतों से सहयोग ना मिला। सही बात है, किसी से सहयोग नहीं मिला। ये खुद के छोटे छोटे क्षेत्रों के नेता थे। यही शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के पास शस्त्र भी नहीं थे और कोई एक फिक्स नेतृत्व भी नहीं था। ये तीनों ही कारण थे जिस वजह से हरियाणा के जो वीर थे वो हार गए थे 1857 की क्रांति में। अगला है 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो 1857 की क्रांति में लगभग सभी जिलों ने योगदान दिया। गुड़गांव, हिसार, रोहतक, इन सभी जिलों ने अपना योगदान दिया था। 1857 की क्रांति में जो 13 अप्रैल 1857 को गोपाल देव जो मेरठ विद्रोह में भी शामिल थे, गुरुग्राम पहुंचे और वहां भी विद्रोह प्रारंभ हुआ। हिसार और रोहतक के मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासतों ने क्रांतिकारियों को साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था।
1857 क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कुछ शासक बिक गए थे, जैसे जींद की रियासत के थे नाभा और पटियाला की जो रियासत थे, इन्होंने अपने सैनिकों का साथ ना दिया और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से हरियाणा में लगभग हार गए थे। 1857 की क्रांति के हार का प्रमुख कारण है ये। अगला है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी अम्बाला छावनी से। देखो, भारत में पूछे तो बैरकपुर छावनी से आएगा, मंगल पांडे ने करी थी। हरियाणा में पूछे तो कहाँ से आएगा, अम्बाला छावनी से हुआ था। ठीक है, अम्बाला छावनी से कब शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, ये हुई थी 10 मई 1857 को। और किसने शुरू करी थी, बिशारत अली और शब्बर खान का हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान विशेष योगदान रहा। बिशारत अली और शब्बर खान, इस दौरान वहाँ सरकारी कार्यालय को जलाने के साथ जेल से कैदियों को मुक्त कराने का कार्य भी किया गया। जेल में जितने भी कैदी थे सबको छुड़वा लिया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। अगला है क्वेश्चन, हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका हिसार में नेतृत्व किसने किया, रणविजय सिंह, वाजिद अली, हुकुम सिंह या फिर मोहम्मद आजम। तो वो क्या था, मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति में हिसार से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो क्या था, मोहम्मद आजम ने। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये जो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। फरीदाबाद से धनु सिंह, बल्लभगढ़ से गफूर अली, पलवल से हरसुख राय ये नेतृत्व कर रहे थे। देखो, हिसार से किसने नेतृत्व करा, मोहम्मद आजम ने, इसने करा था हिसार से। फरीदाबाद से किसने करा, धनु सिंह ने। बल्लभगढ़ से गफूर अली ने। पलवल से हरसुख राय ने। ये ध्यान रखना, 4 दे रखे इसके अंदर। ठीक है, किस राजनेता ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अगला है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो राव तुलाराम रेवाड़ी के रहने वाले थे और इन्होंने नारनौल जो नसीबपुरा किला उधर से नेतृत्व करा था। नारनौल रेवाड़ी से इन्होंने नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, ये ध्यान रखना। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया। बल्लभगढ़ कौन से राजा जो शहीद हो गए थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, प्रताप सिंह, नाहर सिंह, विजय सिंह या फिर महावीर। तो वो थे नाहर सिंह। नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया। इनका जन्म 1827 को बल्लभगढ़ हरियाणा में हुआ। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में एक थे। 9 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। जो राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के शासक थे, राजा थे, इनको 9 जनवरी 1800 यानी कि 30 साल की उम्र में ही इनको फांसी दे दी गई थी। राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के शासक थे। अगला है, 1857 में फर्रुखनगर से किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली। तो फर्रुखनगर से जो कौन सा नवाब थे, और वो था दलेल खान। फर्रुखनगर से जो नवाब था वो था दलेल खान, ये आपको ध्यान रखना है। फर्रुखनगर से किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, तो वो था दलेल खान, ये आपको ध्यान रखना है। इसके डिटेल में हम पढ़े तो अगर इसके बारे में, तो इसमें लिखा है कि 1857 की क्रांति के समय उसके नाम जो मेन जो नेता थे वो थे अहमद अली खान। फर्रुखनगर के जो मुख्य शासक थे वो तो अहमद अली खान थे। और इनको 1857 के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला। इसके बाद नवाब आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। 3 दिन तक चलेगा घमासान युद्ध में आखिरकार अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया। बाद में मुकदमा जलाकर दिल्ली के फवारा चौक पर फांसी दे दी गई। अहमद अली खान जो फर्रुखनगर का नवाब था, इनको दिल्ली के फवारा चौक पर फांसी दे दी। लगातार इन्होंने 3 दिन युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के साथ। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेयो ने, रांगंडो ने, गुजरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये आएगा रांगंडो ने। 1857 की क्रांति में रोहतक से किसने भूमिका ली, रांगडो ने, ये ध्यान रखना। रोहतक के रांगडो ने खरखोदा के किसान नेता विरासत अली और बाबर खान के नेतृत्व में विरोध किया। अपने इलाके से ब्रिटिश साम्राज्य के सभी प्रतीकों को समाप्त कर दिया। उन्हें दिल्ली के तफजल हुसैन से मदद मिली थी। ठीक है, रोहतक के रांगंडो के खरखोदा के किसान नेता विरासत अली और बाबर खान के नेतृत्व में इन्होंने विरोध किया। अगला है नसीबपुर, जो नारनौल के अंदर किस रूप में जाना जाता है। मराठों की विजय नहीं, अंग्रेजों की विजय नहीं, 1857 की क्रांति ये हुई थी।
राव तुलाराम चौक ने यहाँ पर सभी को एकत्रित किया था। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति द्वारा नसीबपुर के किले में सभी को एकत्रित किया था। तो 1857 की है। नारनौल की लड़ाई, जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है, ये 16 नवंबर 1857 को अंग्रेज तथा भारतीयों के मध्य हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ कमांडर कर्नल गोराल्ड और कैप्टन वालेस को खो दिया। यानी कि इसमें अंग्रेजों के 700 सैनिक मारे गए और एक कमांडर था कर्नल गेराल्ड और एक था कैप्टन वालेस, इनको मार दिया गया था इस युद्ध के अंदर। 16 नवंबर 1857 को हुआ था ये नसीबपुर का युद्ध, यानी जो नारनौल के अंदर है। अगला है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ये प्रश्न तो एसएससी ने भी पूछा था। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी जो मेरठ की क्रांति उस समय मेरठ का नायब कोतवाल था? मेरठ का नायब कोतवाल था वो हरियाणा का था। कौन था वो? अब्दुल समद खान, विक्रम सिंह, राव कृष्ण गोपाल या फिर रामेश्वर दयाल? तो वो था राव कृष्ण गोपाल, जो मेरठ का नायब कोतवाल था मेरठ क्रांति के दौरान। इसमें है, हरियाणा के राव कृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ की क्रांति के समय मेरठ शहर के नायब कोतवाल थे। 1857 के विद्रोह में हरियाणा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, भिवानी जिले में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी थी। ठीक है, राव कृष्ण गोपाल थे मेरठ के नायब कोतवाल, ध्यान रखना। अगला है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 1857 में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? तो बल्लभगढ़ के कौन थे राजा जिन्होंने नेतृत्व किया? वो थे राजा नाहर सिंह। इनको 1858 में फांसी दे दी गई थी। तो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने 1857 में नेतृत्व किया और इसके बाद इनको नाहर सिंह को विश्वासघात से पकड़ा था और दिल्ली के चांदनी चौक के पास जो फुआरा चौक वहाँ पर इनको फांसी दे दी गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो वो दिया था राजा नाहर सिंह ने। इनको 1858 में फांसी दे दी गई थी दिल्ली के अंदर। 1857 में इनका जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया गया? तो हरियाणा को पंजाब में मिलाया था 1858 के अंदर ही, ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था 1858 में। तो ये सारे क्वेश्चन थे और ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित। तो टॉपिक था 1857 की क्रांति, उससे सारे संबंधित क्वेश्चन थे। अब जो अगला टॉपिक है वो है कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चलाए गए थे उससे संबंधित सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है हमें। ये चैप्टर जो सेकंड है हरियाणा का इतिहास, वो आज हम पूरा करने वाले हैं। तो कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन, और क्वेश्चन नंबर 210 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? यानी जो देशी रियासतें थी उन लोग आपस में मिलकर को राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, उनको क्या कहते थे? सविनय प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन या फिर प्रजामंडल आंदोलन? तो प्रजा के द्वारा जो लोगों द्वारा चलाया जाता वो था प्रजामंडल आंदोलन। उसको प्रजामंडल आंदोलन कहते थे जो देशी रियासतें चलाती थी। 1920 के दशक में जब देश अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे तब रियासत खासकर मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर, जामनगर, काठियावाड़ लोगों ने संगठन बनाकर आंदोलन शुरू किया और इस प्रकार के आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। ठीक है, जब देशी रियासत के लोग आपस में मिलकर ही जो आंदोलन शुरू कर दे उस आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 211 और क्वेश्चन नंबर 211 में है, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। देखो, गांधी जी को हरियाणा में गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से। कब गिरफ्तार किया था? ये किया था अप्रैल 1919 में। और ये रोलेक्ट एक्ट से संबंधित सारी घटना है। इसमें लिखा है, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव भी रखी थी। गांधी सेवा आश्रम 1962 में गांधी प्रदर्शनी को स्थापित किया गया था। देखो, गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में पहली बार आए थे। 10 अप्रैल 1919 को उनको अरेस्ट किया गया था।
ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में जब ये पंजाब जाने लग रहे थे उस समय गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 212 है क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वो था लिन लिथ गो। अब इसको याद कैसे रखें? गो, लिन लिथ गो, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, लिन लिथ गो लास्ट में इसके है गो, गो मतलब जाओ, यानी कि भारत छोड़ के जाओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो वायसराय था वो था लिन लिथ गो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिन लिथ गो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन है। पहला तो कौन सा है कि वायसराय कौन था? लिन लिथ गो था। ये आंदोलन हुआ कब था? 9 अगस्त 1942। अब क्वेश्चन आता है ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश सेना ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रात को 12 बजते ही इन्होंने गांधी और अन्य कांग्रेसी जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑपरेशन जीरो आवर में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया? देखो, सबसे पहले तो पलवल को गिरफ्तार किया था 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को रोलेट एक्ट के विरोध में जब गिरफ्तार, उसके बाद 30 जुलाई 1919 को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था? हिसार, रोहतक, सोनीपत या फिर पानीपत? तो वो किया गया था हिसार से। 30 जुलाई 1919 को गांधी को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार दमनकारी रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर भी गिरफ्तार किया गया था। एक अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से जब रोलेट एक्ट की बात थी, और हिसार में किया गया था 30 जुलाई 1919 को। अगला है जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? जब अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? जनता के ऊपर अत्याचार किए, ज़्यादा अधिकार, तो उन्होंने अत्याचार ही बढ़ावा दिया था। हरियाणा और पंजाब में इन्होंने अत्याचार को बढ़ावा दिया था। इसमें है 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। यहाँ जनरल था रेगनेड एडवर्ड हैरी डाइट ने निहत्थी शांतिपूर्ण, जो जनरल डायर था इसने 1000 लोग की हत्या कर दी थी। जनता में आक्रोश बढ़ गया और हरियाणा भी इसमें शामिल थे, इसलिए उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? यानी कि हरियाणा जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, तो हरियाणा में प्रमुख नेता कौन था? महात्मा गांधी, राजाराम, सूरजमल या फिर लाला लाजपत राय? तो वो थे लाला लाजपत राय। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जब असहयोग शुरू हुआ हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। हरियाणा के रोहतक, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, हिसार में पंडित श्रीराम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाला हुकुमचंद आदि के द्वारा सरकार का विरोध किया गया और गिरफ्तारियां दी थी। तो कौन से प्रमुख नेता थे? वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। मुरलीधर, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला हुकुमचंद, ये सारे शामिल हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के विरोध में असहयोग आंदोलन का साथ देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी दी थी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सारे भारत में एक साथ हुआ था 1920 में। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और ये बंद कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया चोरी चौरा की घटना के कारण, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया गया। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए? 30 जनवरी 1970 की बात हो रही है यहाँ पर। किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए? हरियाणा का गठन, चंडीगढ़ को पंजाब को देना, हरियाणा पंजाब विभाजन या फिर किसान आंदोलन? तो ये है 29 जनवरी 1970 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की घोषणा की थी। इसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ।
ठीक है। 19 यानी कि 4 साल बाद ये कह दिया था सरकार ने, भारत सरकार ने, कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहेगा, हरियाणा की नहीं रहेगा। तो इसलिए हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 1919 सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? रोलेक्ट एक्ट का विरोध वो हुआ था अम्बाड़ा के अंदर। रोलेक्ट एक्ट जो आया था उसमें मतलब बिना किसी आदेश के सीधा डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते थे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के सीधा किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। तो इसका सबसे पहले विरोध हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? अम्बाड़ा के अंदर। मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट के पारित होने पर देशव्यापी विरोध हुए थे। हरियाणा के अम्बाड़ा शहर में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला है खिलाफत आंदोलन हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? जो खिलाफत आंदोलन था उसका हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ना भी छोड़ दिया था, सरकारी पदक लौटा दिए थे, खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी, सारे कारण थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन हिंदुओं का था, खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों ने शुरू करा था। दोनों ने मिलकर एक साथ आंदोलन चलाया था। ये भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ गठबंधन किया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विभाजन हो गया, तुर्की को अलग कर दिया गया खलीफा से। इस वजह से आंदोलन खत्म हो गया था, ठीक है। अंग्रेज जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी, हिंदू और मुसलमान अलग अलग यहीं से होने लग गए थे। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति हुई। इसने पंजाब के अंदर कौन था? सिरसा, लाहौर और हरियाणा में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हरियाणा में खिलाफत आंदोलन का विरोध स्कूल में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर और खिलाफत कमेटी बनाकर इसका विरोध किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो हमने पढ़ा था लाला लाजपत राय थे, लाला मुरलीधर थे, पंडित श्री राम शर्मा थे, ठीक है। ये सारे हरियाणा के प्रमुख नेता थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ये 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद इसको वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने में किसे गिरफ्तार किया गया? तो वो थे चौधरी देवीलाल। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय किसको गिरफ्तार किया गया था? हरियाणा के कौन थे? वो थे चौधरी देवीलाल। ताऊ के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल में गए थे। कहाँ पर? हिसार के अंदर। ये ध्यान रखना, चौधरी देवीलाल को जो पहली बार कहाँ जेल में डाला था? हिसार जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 को जेल भेजे गए। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी, चौधरी देवीलाल, ठीक है। ध्यान रखना, उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहली बार जेल में गए थे हिसार में, उसके बाद फिर 2 बार जेल, 2 साल के लिए फिर जेल में गए थे 1942 में। पहले 1930 में गए, फिर 1942 में। ये गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जब पंजाब जा रहे थे तब इनको पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? हरियाणा में होम रूल आंदोलन का और वो जो जाता हुआ पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रोलेक्ट एक्ट विरोधी आंदोलन, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन, 1930 से 34 तक नमक सत्याग्रह, 1940 से 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था पंडित नेकीराम शर्मा, और इन्होंने हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना करी? 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने करी थी? और वो करी थी सर छोटू राम ने। किसके साथ मिलकर? फजल हुसैन के साथ। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना करी, जो मुस्लिम, हिंदू और सिख कृषकों का एक गठबंधन था। सर छोटू राम को किसान नेता भी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था?
लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग हरियाणा के किस जिले से लिया था? तो इन्होंने लिया था हिसार जिले से, हिसार जिले से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था हिसार जिले से। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। 1905 में जब बंगाल विभाजन किया था, किसने किया था? करजन ने। ये ध्यान रखना आपको, करजन ने बंगाल विभाजन किया था। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से भाग लिया था? वो तो फिर क्वेश्चन अब वही आ गया, हिसार जिले से। लाला लाजपत राय ने हिसार जिले से किस आंदोलन में भाग लिया था? वो था स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ये ध्यान रखना आपको, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया घुमा फिरा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 228 का सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के जो चौथा अधिवेशन था, किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? यानी कि जब कांग्रेस को 1888 में इलाहाबाद के अंदर चौथा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, तो इसमें हिसार जिले के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था? तो कौन थे वो? लाला लाजपत राय। 1905 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था हिसार से ही, और जो हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में ही इन्होंने कांग्रेस के चौथा अधिवेशन जो 1888 को इलाहाबाद में हुआ था उसमें भी भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। और लाल बाल पाल, ये तीनों जो है जो कांग्रेस के जो दो हिस्से हो गए थे 1905 में, नरम दल और गरम दल, उसमें गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 230 है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? और वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये विशाल हरियाणा पार्टी के प्रतिनिधि थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी से, चौधरी देवीलाल जनता पार्टी से और राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी से थे। लाला लाजपत राय हरियाणा के किस स्थान का अपना कार्य क्षेत्र? तो लाला लाजपत राय कहाँ से थे? हिसार से अपना काम सारा करते थे, ये ध्यान रखना। लाला लाजपत राय ने कुछ समय के लिए हरियाणा के रोहतक और हिसार शहर से वकालत की थी। पंडित लखपाल राय, लाला चूड़ामणि और चंदूलाल के साथ लाला लाजपत राय ने 1889 में हिसार में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित करी। हिसार में आर्य समाज की शाखा किसने स्थापित करी थी? लाला लाजपत राय ने। 1889 में हिसार में ही एक मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने 1887 में यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भी खोली थी। ठीक है, हिसार के अंदर सारे काम ये जो थे ये लाला लाजपत राय ने करे थे 1887 से लेकर 1900 कुछ तक। ठीक है, हिसार जिले का प्रतिनिधित्व किसने करा था? लाला लाजपत राय ने। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भी, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में भी, और जो हिसार में आर्य समाज वो भी लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया है? पंडित नेकीराम शर्मा ये है मुख्य रोहतक से। ठीक है, नेकीराम शर्मा का संबंध रोहतक से। लाला लाजपत राय का पूछे तो हिसार से, राव तुलाराम का पूछे तो रेवाड़ी से, राजा नाहर सिंह का पूछे तो फरीदाबाद से। ये सारे कुछ आपको ध्यान रखना है। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों का हरियाणा के रोहतक क्षेत्र से ही संचालन किया था। अंग्रेजों के प्रतिविरोध की भावना रखने वाले शर्मा जी एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम बनाकर हिंसात्मक तरीकों को अपनाया था, परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए कलकत्ता पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात सुरेंद्रनाथ बनर्जी से हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो गए थे गांधी जी के कहने पर। तो ये सारे क्वेश्चन थे चैप्टर सेकंड के। यहाँ पे हमारा जो हरियाणा का इतिहास का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है आज। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो था हरियाणा का इतिहास वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो जो टॉपिक थे वो सारे हमने कर लिए हैं। 1857 की क्रांति भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो काम था वो सारा कुछ देख लिया, क्या क्या असर रहा, कौन कौन से क्वेश्चन उससे बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो जो क्वेश्चन थे वो सारे इसमें हमने कर लिए हैं। तो ये जो पूरा जो इतिहास था हरियाणा का 230 प्रश्न है, 4 क्लास लगी हैं इसमें,
और पूरा ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि चैप्टर सेकंड जो था हरियाणा के इतिहास से संबंध में, वो सारा हमने कर लिया है। ये सारी क्लास हमने देखे, अलग अलग क्लासेस में हमने सारे टॉपिक ये कवर करे हैं। लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं इसमें। जो PYQ हैं, जो सारे क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से, वो लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 चैप्टर इस बुक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और पहले का तो जो था वो सिंधु सभ्यता के कालीन के था, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री में था। अब हम पढ़ेंगे आगे हरियाणा का भूगोल के बारे में। हरियाणा का इतिहास है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर सेकंड जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल यही सारे क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट PYQ थे, MCQ क्वेश्चन जो थे हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, और जो कनेक्ट नए हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।